तो दोस्तों आज हो गया 7 नवंबर 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की कामना भी की है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर नई पार्टी का गठन भी किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हालांकि मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक शिवसेना, एक राजद और एक सीट टीआरएस के खाते में आ गई है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव की भविष्यवाणी की है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयारी शुरू करने को कहा है। आपको बता दें कि शनिवार को पार्टी मुख्यालय सेना भवन में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राज्य में 2024 से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। केरल की पिनराई विजयन सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अपने नवीनतम बचाव में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। मामले के जानकार अधिकारियों का कहना है कि सरकार का कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श पहले से ही चल रहा था। राज्य सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्यपाल खान के हस्तक्षेप ने कई विश्वविद्यालयों के कामकाज को प्रभावित किया है और प्रमुख विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में उनकी देरी ने राज्य में एक प्रशासनिक शून्य पैदा कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शिमला में संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से कई मुफ्त वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बनने पर गरीब तबके की महिलाओं को देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत सालाना 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा ने महिला सशक्तिकरण पर 11 योजनाएं जारी कर महिला वोटरों को साधने का पूरा प्रयास किया है। मुख्यमंत्री शगुन योजना की रकम 31,000 से बढ़ाते हुए 51,000 रुपये करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही 12वीं कक्षा के शीर्ष 5,000 रैंक पाने वाली छात्राओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये भी दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में सरकार ने लोकतंत्र को पराजित किया है। इस चुनाव में कदम कदम पर धांधली हुई है। मतदाताओं ने 90,000 से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देकर भाजपा को चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। भाजपा ने चुनाव जीत लेने का दावा मतदान का परिणाम आने से पहले किया था। भाजपा के पक्ष में चुनाव में जोर जबरदस्ती वोट बटोरे गए हैं। बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी को बीजेपी से करीबी मुकाबले में हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को महज 1789 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के समर्थन के बावजूद आरजेडी उम्मीदवार की हार होने का मुख्य कारण बीजेपी नहीं बल्कि कोई और है। आपको बता दें कि गोपालगंज में आरजेडी की नैया डुबोने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को माना जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी की जीत और आरजेडी की हार के पीछे असदुद्दीन ओवैसी का बदला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव ने एमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल कर लिया था। जानकारों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज के उपचुनाव में इसका बदला ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज के उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 12,000 वोट मिले। आपको बता दें कि गोपालगंज सीट पर दिलचस्प मुकाबला हुआ था। ये सीट बीजेपी ने करीब 2,000 वोटों से जीती, मगर यहां आरजेडी के हराने का कारण असदुद्दीन ओवैसी रहे। उनकी पार्टी एमआईएम को 12,000 वोट मिले और बीएसपी को 8,000 वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा सत्ता में बने रहने के प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है।
इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुझे गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए ऑफर दिया था। मुझसे कहा गया था कि गुजरात चुनाव मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सवाल कम किए और ज्यादा बोला कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आपको सीएम बना देंगे। आपको बता दें कि यह दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। इसी दिन रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। आपको बता दें कि ये सीट आजम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के चलते खाली हुई है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी को ईडी के 7 दिन की कस्टडी रिमांड में भेजा है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज कार्यालय बुलाया और रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी हमारे बिना कोई भी गठबंधन बिहार की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि वीआईपी बिहार की राजनीति को दशा और दिशा दे रहा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी शुक्रवार को वीआईपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी पर समान नागरिक संहिता के मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि अगर भारतीय मुसलमान विदेश जाकर शादी करते हैं तो वे वहां के नियमों का पालन करते हैं। महंगाई का डबल अटैक, CNG PNG की कीमतों में इजाफा। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को फिर जोरदार झटका लगा है। सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बार फिर CNG और पाइप के जरिए आपूर्ति वाली रसोई गैस PNG की कीमतों में वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि अब CNG मुंबई में ₹3.50 प्रति किलो महंगी होकर ₹89.50 है। पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेन से एक के बाद एक जानवरों को टकराने की घटना ने रेलवे पुलिस को सतर्क कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के पालघर में रेल मार्ग से लगे गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। नोटिस में उनसे पटरी के पास आवारा पशुओं को नहीं जाने देने को कहा गया है। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मवेशी का मालिक लापरवाही बरतता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि केंद्र सरकार ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे की इच्छाओं को पूरा किया है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण समेत कई कामों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तारीफें की।